Yes, good afternoon, students. Good Welcome. afternoon, ma'am. Good afternoon. Now listen, let's start the chapter number 5th of history. So before vacations, I have given you the answers of this chapter. Now here is the explanation. The chapter's name is When People Rebel, 1857 and after. Now what do you mean by rebel? Rebel का मतलब क्या होता है? Rebel means विद्रोह. विद्रोह हम कब करते हैं? जब कोई परिस्थिति जो है हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है. When ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आफ्टर दैट वी कांट टॉलरेट, देन वी डिसाइडेड डू और डाई, कि अब हम इसको सहन नहीं कर सकते, हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और इस चीज को खत्म करके रहेंगे. नो पॉलिसीज एंड द पीपल. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, पहले तो वो ट्रेड करने आए थे, धीरे धीरे वो ट्रेड करते करते उन्होंने हमारे गाँव की जमींदारी ले ली, 2-3 गाँव की बंगाल से. फिर उसके बाद उन्होंने हमारी दीवानी का हक ले लिया और धीरे धीरे उन्होंने हमारी पूरी इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल सेटअप कर लिया. अब जब उन्होंने हमारी पूरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल सेटअप करने लग पड़ी है, तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अलग अलग चेंजेस करना भी स्टार्ट कर दिया. दे फ्रेम न्यू पॉलिसीज, दे इंट्रोड्यूस न्यू लॉज विदाउट बॉदरिंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियंस. सो they have made problems for the kings, queens, peasants, landlord, tribal, soldiers, for every sector, in every sphere, in every field of the common life. So these policies they have made only only bothering for their own benefit. They never bother for the Indians, because they have come to India only to, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे पास जितनी भी हमारे पास वेल्थ थी, वो सबको अपने साथ ब्रिटेन पे ले जाना चाहते थे. सबसे पहले उन्होंने पॉलिसीज बनाई किसके लिए? नवाब्स के लिए, राजास के लिए, जिसके चलते उनकी पावर उनसे खत्म हो गई. अब उन्होंने इसके चलते कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई थी? सबसे पहले उन्होंने बनाई सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस क्या था कि उन्होंने ये लॉ बना दिया कि कोई भी इंडियन राजा अपनी खुद की एक फोर्स में, उसको जब भी फोर्स की जरूरत होगी तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और बदले में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस राजा को एक बड़ी सैलरी देनी, एक बड़ी अमाउंट देना पड़ेगा. और अगर वो अमाउंट नहीं दे पाया तो वो जो उसकी टेरिटरी होगी वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगी. और वो अमाउंट इतना बड़ा होता था कि कोई भी राजा उसको पे नहीं कर पाता था, और बाय हुक और क्रूक जो उसकी टेरिटरी होती थी वो उससे छीन जाती थी. फिर उसके बाद उन्होंने एक और पॉलिसी बनाई, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. उसके चलते क्या था कि अगर किसी राजा का अपना खुद का बच्चा नहीं है और वो मर जाता है, तो जो उसने अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है तो वो टेरिटरी उसको पास नहीं होगी, कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास. और गवर्नमेंट कौन थी उस समय? ईस्ट इंडिया कंपनी. इसी तरह इन्होंने अलग अलग पॉलिसीज बनाई, जिसके चलते कि जो राजा थे, नवाब थे, सबकी जो पावर्स थी धीरे धीरे अपनी ही टेरिटरी में खत्म हो गई. वो खाली वो एक पपेट बन के रह गए, और उनकी जो आजादी थी वो भी उनसे छीन गई. उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको डिसबैंड कर दिया गया. डिसबैंडेड क्या होता है? ब्रेकअप कर देना, उसको ब्रेकअप कर देना. एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस. और डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी जितनी भी उनकी टेरिटरीज की रेवेन्यू थे, टेरिटरीज थी, वो उनसे छीन ली. The many ruling families try to negotiate with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as heir. Heir क्या होता है? उत्तराधिकारी to the kingdom after the death of her husband. लेकिन कुछ एक राजाओं ने इनकी जो बात थी पॉलिसीज को नहीं माना. इस कैटेगरी में आती है सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी. अब जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, इनका अपना खुद का कोई बच्चा नहीं था, और जैसे वहां पे राजा की डेथ हो गई तो अब जो उसकी झांसी थी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लेना चाहिए. तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, जो मेरा अडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ बच्चा है, आपको उसका मेरा उत्तराधिकारी मानना पड़ेगा. मैं अपनी झांसी आपको कभी भी नहीं दूंगी. अब उसके बाद क्या था? उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना. फिर आपको पता रानी झांसी बाई ने कितनी लड़ाई लड़ी थी, लड़ती गई जब तक वो मर नहीं गई. डेथ तक वो लड़ती रही, पर उसने अपने जीते जी अपनी जो झांसी थी वो ब्रिटिशर्स को नहीं दी. इसी तरह नाना साहिब थे. नाना साहिब कौन थे? वो भी अडॉप्टेड सन थे. किसके? पेशवा बाजीराव. शाबाश, पेशवा बाजीराव टू के. कहते उन्होंने भी बोला कि आपने जो मेरे पिता के साथ जो इनका नेगोशिएशन था कि जो जब ये पता क्या करते थे, किसी राजा से उसकी टेरिटरी ले लेते थे ना, तो राजा को एक पेंशन दे देते थे कि ये ले पेंशन और एक कोने में बैठ जा,
किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, चुपचाप बैठ के इस पेंशन से अपनी रोटी खा, आराम से बैठा रहा, ये इनका मतलब होता था। तो जो इनका अडॉप्टेड सन था उसने बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे उत्तराधिकारी नहीं मानते हो तो जो मेरे पिता को पेंशन देते थे वो पेंशन आप मुझे, उनकी डेथ के बाद वो पेंशन आप मुझे दे दो। लेकिन कंपनी ने कुछ भी नहीं माना, क्योंकि कंपनी को ये था कि हम सुपीरियर है, हमें जो चाहे वो कर सकते हैं, और उनकी किसी भी बात को नहीं माना। इसी तरह अवध जो थी was one of the last territories to be annexed in 1801। इसी तरह सब्सिडियरी अलायंस जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी उसके चलते अवध जो थी वो एक लास्ट टेरिटरी थी जो उन्होंने इसी पॉलिसी के चलते अपने कब्जे में ले ली थी। गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and the British rule needed to be ensure proper administration। ये जो चाहते थे वो करते थे, इनको जो टेरिटरी लेनी होती थी उसको अपने कब्जे में ले लेते थे। जहां तो कोई पॉलिसी लगा देते, जहां सिर्फ यही प्ली दे देते कि जो इस समय जो राजा है ये ढंग से उसको रूल ओवर नहीं कर पा रहा, एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसको अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए हम इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। अब कंपनी ने ये भी प्लान करना शुरू कर दिया कि जो मुगल डायनेस्टी है इसको खत्म कैसे करते हैं। पूरी तरह से हम मुगल का जो था उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। The name of the Mughal king was removed from। अब क्या था कि मुगल ने हमारे इंडिया के ऊपर बहुत समय तक रूल ओवर किया और इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, जिसके चलते इन मुगल्स का हमारी इंडियंस के ऊपर बहुत इफेक्ट था। इतना ज्यादा था कि उस समय मुगल्स के नाम पे जो हमारे कॉइन्स होते हैं ना, जैसे आज हमारे पास कॉइन है, तो आज हमारे कॉइन्स के ऊपर किसकी फोटो बनी होती है? एक तरफ तो नंबर लिखा होता है, दूसरी तरफ कौन सा चिन्ह है उसके ऊपर? 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, किसका चिन्ह है उस पे? ओके देन, नेशनल एम्बलम। हाँ बोलो ना बेटा, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो माइक ऑन करके मुझे आंसर किया करो, बोलो। नेशनल एम्बलम। हाँ, वो चिन्ह बना हुआ ना उस पे। तो अब आप अपने माइक बंद कर दो, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं माइक ऑन करो, आंसर दो, फिर बंद कर दो। फिर इसी तरह से उस समय जो सिक्के थे ना उसपे मुगल राजाओं की फोटो बनी होती थी। ठीक है, जैसे अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, औरंगजेब हो गया, इन सब की पिक्चर्स बनी होती थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया कि इंडियंस के दिलों से ये पूरा मुगल्स का ना पूरा मिटा देना चाहते थे। इन्होंने क्या किया कि जो उस समय मुगल्स की बनती थी ना कॉइन्स के ऊपर, इन्होंने उसको रिमूव करके अपने नाम से वो छपाना मिंट करना शुरू कर दिए। गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल king and after his death none of his descendants would be recognized as king। अब इन्होंने क्या किया कि मुगल डायनेस्टी को खत्म करने के लिए बोला कि जो बहादुर शाह जफर है ये क्या होगा, मुगल का लास्ट राजा होगा। इसके बाद जो इसके बच्चे हैं उसको हम मतलब दिल्ली का राजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी डेथ के बाद जो दिल्ली होगी वो हमारे कब्जे में आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें अक्सर तुमने देखा होगा हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज लास्ट मुगल एम्परर, तो हम आंसर देते हैं औरंगजेब, देते हैं ना आंसर। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो बहादुर शाह जफर था ना ये इतना पावरफुल रूलर नहीं था। औरंगजेब जो था मुगल का एक पावरफुल रूलर था जिसने पूरे इंडिया के ऊपर रूल ओवर किया और उसका पूरा हिस्ट्री में बहुत प्लेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसके बाद इतना पावरफुल रूलर कोई नहीं हुए लेकिन छोटे मोटे हुए, जिसके चलते लास्ट मुगल एम्परर किसका नाम लिया जाता है? औरंगजेब का। लेकिन रियलिटी में है कौन सा? बहादुर शाह जफर। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, क्या होता है पावरफुल मुगल एम्परर, तो आपने कौन सा लिखना है? औरंगजेब। समझ आई? फिर उसके बाद द पीजेंट्स एंड द सिपाही। अब ये तो हो गया कि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी राजाओं को लेके, वो सारी पॉलिसी जो थी by hook or crook, by this way or by that way, they are annoying the rajas, nawabs and kings। clear? तो अब जिसके चलते जो नवाब थे वो राजास थे वो सारे इनके खिलाफ हो गए। अब आया पीजेंट्स एंड सिपाही। अब इन्होंने किसानों को लेके भी अलग अलग पॉलिसीज बनाई, सिपाहीज को लेके भी अलग अलग पॉलिसीज बनाई। किसानों के चलते इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स डिसेंटेड हाई टैक्स। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे किसान थे जो खेती बाड़ी करते थे, इन्होंने क्या किया कि हर एक लैंड कल्टीवेट वो कर रहा है और उसके बदले में इन्होंने जमीन भी उसकी है, देश भी उसका है, लैंड कल्टीवेट भी किसान कर रहा है। लेकिन इन्होंने बोला कि जितनी जमीन कल्टीवेट होगी उसके ऊपर आपको हमें लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। और हमें इनकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि हम इनकी कॉलोनी थे, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे ना। ब्रिटिश एक पावरफुल नेशन था जिसने हमारे ऊपर अपना रूल ओवर सेट कर लिया था, जिसके चलते जो भी पॉलिसीज बनाते हमें वो एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। अब किसान बेचारे, उनकी जो जमीन है वो इतनी ज्यादा पैदावार ही नहीं करती कि वो इतना ज्यादा लैंड कैसे रेवेन्यू कैसे पे करेंगे।
और जब वो रेवेन्यू पे नहीं करते तो जो उसकी लैंड होती थी वो किसके पास चली जाती थी? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के पास। अब सिपाहीज का क्या था? सिपाहीज कौन होता है? सिपाही। अब इन्होंने सिपाही को जो था, जो हमारे इसमें सोल्जर्स हमारे भर्ती होते थे, इन्होंने सिपाहीज को भी लेके अलग पॉलिसीज बना दी। उस समय तुम्हें पता बर्मा, जिसको आज हम कहते हैं म्यांमार, तो उस समय लड़ाई चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडियन सोल्जर्स को वहां लड़ने के लिए भेजा, लेकिन जो हमारे इंडियन सिपाहीज थे ना, इन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारे अंधविश्वास भी थे। उस समय हमारे जो सिपाहीज थे ना, इनके दिमाग में एक अंधविश्वास था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे, बर्मा में जाने के लिए इनको समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ता था, रास्ते में समुद्र आता था, तो इनके दिमाग में एक कंसेप्ट था, ये हमारा एक मिथ था कि अगर हम समुद्र क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा धर्म चेंज हो जाएगा, हमारा जो रिलीजन है वो चेंज हो जाएगा। जिसके चलते सिपाहीज ने मना कर दिया कि हम बर्मा में लड़ने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें सी क्रॉस करना पड़ेगा, और जैसे हम सी क्रॉस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माय हिंदुइज्म माय रिलीजन वुड बी चेंज, एंड एट एनी कॉस्ट आई विल नेवर डू दैट वर्क व्हिच विल चेंज माय रिलीजन। तो जैसे हमारे सिपाहीज ने वहां जाने से मना कर दिया, जिसके चलते हमारे जो कंपनी थी, इसको बड़ा गुस्सा आ गया। अब इन्होंने क्या किया कि हमारे जितने सिपाही थे जिन्होंने मना किया, इन्होंने इनको बड़ा सिवियरली पनिश किया। अंडरलाइन करो। सो व्हेन इन 1804 the सिपाहीज were told to go to Burma। बर्मा क्या था? आज बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। तो बर्मा में जाने के लिए बोला, तो हमारे सिपाहीज ने मना कर दिया, और इन्होंने हमारे सिपाहीज को बुरी तरह पनिश किया, और कईयों को इन्होंने वहां पे ही उसी समय गोली मार के मार डाला। In 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in company's army to agree serve overseas if required। अब चलते इन्होंने क्या किया, उसके बाद जितने भी हमारे इंडियन सिपाहीज भर्ती होते थे, इन्होंने सबसे पहले उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया कि अगर फ्यूचर में हम कभी भी आपको लड़ने के लिए समुद्र क्रॉस करके जाने के लिए बोले तो आप हमें मना नहीं करोगे, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जिसके चलते हमारे किसान भी इनसे नाराज हो गए, सिपाहीज भी इनसे नाराज हो गए। तो कहते हैं सिपाहीज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, बट मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स। अब क्या था कि जो सिपाहीज थे, इन्होंने इसके खिलाफ काफी ज्यादा अपना एग्रेशन भी शो किया। अब जो सिपाहीज थे, ये किस फैमिली को बिलोंग करते थे? पीजेंट्स की फैमिली को। और इनको पता था पीजेंट्स के पीछे इन्होंने क्या हालत करी हुई है। तो पीजेंट्स जो हमारे सिपाहीज थे, वो एज ए पीजेंट्स भी इनसे नाराज थे, और एज ए सिपाही भी इनसे नाराज हो गए। अब उसके बाद इन्होंने राजाओं के लिए भी गलत पॉलिसीज बनाई जो इनसे नाराज हो गए, पीजेंट्स के लिए भी गलत पॉलिसी बनाई जो इनसे नाराज हो गए, नवाब्स के लिए भी अलग पॉलिसीज बनाई जो इनसे नाराज हो गए, फिर सिपाहीज के लिए भी पॉलिसीज बनाई जो भी इनसे एंग्री हो गए। फिर जो लोकल लोग थे वो भी इनके अगेंस्ट हो गए। अब लोकल लोग इसलिए इनके अगेंस्ट हो गए क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया में जब पहले बहुत सारी हमारी कई कुप्रथाएं भी थी। कुप्रथाएं में क्या थी कि जो हमारी गलत थी, रीति रिवाज बहुत सारे गलत है। उसमें से एक था सती प्रथा। जैसे कोई मतलब फैमिली होती जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो बाय हुक और क्रुक उसको उसके साथ सती होना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स जैसे इंडिया में आए, इन्होंने सती प्रथा बैन कर दी इन 1829। बुक पे डेट नहीं है, आप डेट लिखो बुक पे। सती प्रथा वाज बैंड इन 1829। उसके बाद इन्होंने सती प्रथा बैन कर दी। और साथ ही साथ क्या था कि उस समय जो लेडी सती नहीं होती, जो विडो होती, तो उस समय हमारी सोसाइटी में विडो के साथ बड़ा बुरा ट्रीट किया जाता था। सबसे पहले तो उनके सारे बाल उतार दिए जाते थे, उनको बिल्कुल टकलू कर दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद उनको कलर्ड कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, उनको टोटली एक व्हाइट ड्रेस में छोड़ दिया जाता। फिर जो आज हम खाना खाते हैं ना, अच्छे से सब्जियां खाते हैं, जो मन चाहे खाते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। लहसुन प्याज बंद कर दिया जाता था। एक टाइम को खाना दिया जाता था, वो भी कच्चा पक्का जैसे भी होता था, वो उसको खुद बनाना होता था। अब उसको एक कमरे में छोड़ दिया जाता था, पूरी फैमिली वो बैठ नहीं सकती थी। देखा तारों की गली तुम्हारी चांद पर भी नचे हम तूफानों से यारी। Harsh, what are you doing? Then, जिसके चलते कि इन्होंने आते ही क्या कर दिया, एक तो सती प्रथा बैन कर दी, दूसरा इन्होंने क्या कर दिया कि विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया कि कोई भी विडो चाहे तो वो दोबारा शादी कर सकती है। उसके बाद इन्होंने एक और 1850 में क्या हो गया कि जो क्रिश्चियंस थे ना, इन्होंने भी इंडिया में आना, ये भी इनका जो ब्रिटिशर्स का रिलीजन कौन सा था, क्रिश्चियंस था। इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए एक नया लॉ पास कर दिया
जैसे तुम्हें पता है, मैंने पढ़ाया, पीछे पढ़ा हमने कि किसान अगर अपना लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाता तो उसकी लैंड उससे छीन ली जाती थी। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंडियन क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाएगा तो उसकी लैंड उससे नहीं छीनी जाएगी, जिसके चलते जो लोग थे ये घबरा गए कि ये ब्रिटिशर्स तो हमारा धर्म भी चेंज करना शुरू हो गया, जिसके चलते लोकल जो लोग थे वो भी इनके खिलाफ हो गए। अब ये चैप्टर का नाम क्या था कि पीपल रिबेल। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें ये देखना है कि पीपल ने रिबेल क्यों किया। पीपल ने रिबेल इसलिए किया क्योंकि इन्होंने ऐसी गलत सलत पॉलिसीज बनाई जो कि बियॉन्ड द लिमिट थी टू बी एक्सेप्टेड। जैसे राजाओं के लिए बनाया, वो भी विद्रोह पे तैयार हो गए, सिपाही के लिए बनाया, वो भी विद्रोह पे तैयार हो गए, जो किसान थे वो भी तैयार हो गए, जो लोकल लोग थे उनकी भी इन्होंने जो हमारा रिलीजन था उसको चेंज करने की कोशिश करी, तो जिसके चलते वो सारे इनसे नाराज हो गए। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोस डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। इसको छोड़ो, आगे आ जाओ। ए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटनी क्या होता है? विद्रोह करना। अब कहते हैं कि इन सब लोगों ने इकट्ठे मिलके इनके खिलाफ रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। Then through struggles between rulers and ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as the popular resistance so that the power of state. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. कहते हैं 1857 जो northern parts थे इंडिया के, वहां पे क्या किया कि after 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion. कहता है कि इंडियंस ने 100 साल से भी ऊपर हमारे ऊपर रूल ओवर कर रहे थे, अलग अलग पॉलिसीज बना रहे थे, लेकिन सडनली 1857 में क्या हो गया कि इनको इंडिया की तरफ से एक बहुत खतरनाक विद्रोह फेस करना पड़ा। अब वो विद्रोह क्या था कि some regarded it as the biggest armed resistance। अंडरलाइन करो इसको, ये आपके पेज नंबर 55 की लास्ट लाइन। Some regard it as the biggest armed resistance to the colonialism in the 19th century anywhere in the वर्ल्ड। कहते कुछ लोगों ने इसको पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा विद्रोह कोई नहीं था, इसको बहुत बड़े विद्रोह का नाम दिया। कौन सा विद्रोह? रिवोल्ट ऑफ, रिबेलियन ऑफ, रिबेल ऑफ 1857। अब ये रिबेलियन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ हमारा मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से स्टार्ट हुआ और मेरठ से बढ़ते बढ़ते जो दिल्ली में गया, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो इंडिया के स्प्रेड होने लगा। अब ये विद्रोह मेरठ से क्यों स्टार्ट हुआ? क्या हो गया कि मेरठ में एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे मूवी देखी हुई ना आपने? ये उसी की स्टोरी है। हाँ, मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे क्या हुआ कि एक सोल्जर था। अब सडनली क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स को बंदूक चलानी है, बंदूक में चलाने के लिए कारतूस जो गोलियां भरनी होती है वो दी। अब इन्होंने क्या किया, जो गोलियां दी ना, सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम ये गोलियां नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो कारतूस था ना, बंदूक पकड़ी होती थी एक हाथ में, अब उसमें गोली उसमें कारतूस फिल करना है तो उसके ऊपर एक पेपर कवरिंग होती थी। पेपर कवरिंग के ऊपर ग्रीस होती थी। ग्रीस का मतलब होता है कि जैसे ही गोली बंदूक में डाली जाए तो वो इजिली बाहर आ जाए, ठीक है। जिसके चलते क्या होता था, एक हाथ में गन होती थी, अब पेपर कवरिंग को वो मुंह से हटाते थे। मुंह से हटाने के बाद जो ग्रीस होती थी ना, तो वो ग्रीस पता किसकी बनी होती थी? गाय की और सुअर की चर्बी की। सुअर क्या होता है? पिग होता है। गाय और सुअर की चर्बी। अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय है, और जो सुअर है ना, ब्रिटिश जो मुस्लिम है वो भी उसको पूजते तो नहीं है, लेकिन वो भी उसको खाते नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो थी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती थी हमारे सोल्जर्स के। तो सोल्जर्स ने बोल दिया कि हम ये कारतूस जो थे वो यूज नहीं करेंगे, जिसके चलते इन्होंने उसके लिए मना कर दिया। और ये कितने थे? 85 सिपाही थे जिन्होंने मना कर दिया। और ब्रिटिश ने क्या किया, 85 सिपाही को एकदम से डिसमिस कर दिया कि तुम्हें हम अपनी नौकरी से हटाते हैं, और सबको जेल में डाल दिया। अब फिर से वापस आ जाओ मंगल पांडे पे। On 29th March 1857, a young soldier, अंडरलाइन करो, मंगल पांडे, was hanged to death। उसको फांसी दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि कहा जाता है कि उसने बैरकपुर में जो अपना ऑफिसर था उसके ऊपर अटैक किया था, और सडनली उसके बाद उन्होंने हमारे 85 सिपाही को भी जेल में डाल दिया, है ना। जिसके चलते जो हमारे बाकी के सोल्जर्स थे जो बाहर थे वो सारे गुस्से से भर गए। उन्होंने क्या किया कि सेकंड पैरामेंटल लाइन करो, 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू जेल। 10 मई जो बाकी के सोल्जर्स थे वो इकट्ठे हुए और किस तरफ गए? उन्होंने मार्च किया जेल की तरफ। कौन सी जेल में? जहां पे उन्होंने हमारे 85 सोल्जर्स को बंदी बना के रखा हुआ था। देन उन्होंने वहां पे जाके अटैक किया और सारी जेलों को तोड़ दिया और अपने सिपाही को बाहर निकाला। दे कैप्चर्ड गन्स, और इन्होंने क्या किया, उस जेल में जितने भी गन्स थी, अमोनिशन, बारूद जो भी था, सारा अपने कब्जे में ले लिया हमारे इंडियन सोल्जर्स ने। अब इन्होंने क्या किया कि वहां पे रुके नहीं, रातों रात ये अपने घोड़े पे बैठ के चलते 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 मेरठ से सुबह कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में। क्यों?
दिल्ली हमारी इंडिया का उस समय मेन एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर था। जो बहादुर शाह जफर था वो कहाँ बैठता था? दिल्ली में, लाल किला में था ना उसका महल, तो वहां पे बैठ के वो बाकी सारे अपने नीचे के नवाब्स को इंस्ट्रक्शंस देता था। अब ये लोग जब वहां पे गए तो इन्होंने क्या किया कि चोरी छुपे के रेड फोर्ट के अंदर चले गए। रेड फोर्ट में जाने के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर को इंसिस्ट किया कि हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से परेशान हो चुके हैं, अब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, अब हम इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और हमारे इस रिबेलियन का तुमको लीडर बनना पड़ेगा। किसको? बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर उस समय बूढ़ा हो चुका था, वो नहीं चाहता था कि मैं अब किसी लफड़े में पड़ूं, कोई लड़ाई झगड़ा करूं, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद जाती कि हो सकता है हम जीत जाएं और ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाएं, वापिस चले जाएं और हम मुझे दोबारा अपना इंडिया के ऊपर रूल ओवर सेट करने का मौका मिल जाएगा। अब बहादुर शाह जफर ने क्या किया? लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली। जैसे उसने लीडरशिप एक्सेप्ट करी, उसने क्या किया कि जो उसके नीचे बाकी के नवाब थे जो अलग अलग जगहों पे रूल ओवर करते थे, इसने सबको लेटर्स भेजी। लेटर्स क्यों भेजी? इसने मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर्स ही था। तो इन्होंने क्या किया कि सब जगह लेटर्स भेजे कि हम सारे इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अब लोग भी परेशान थे, राजा भी परेशान थे, तो सबने इस चीज को बड़ा एक्सेप्ट किया। लोगों के अंदर एक उमंग, जोश जाग गया कि बहादुर शाह जफर हमारा लीडर बन रहा है तो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे, और सभी ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस रिवोल्ट में अपना पार्टिसिपेशन किया। अब क्या हुआ कि द रिबेलियन स्प्रेड्स आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर। कहता जैसे ही उन्होंने मेरठ से दिल्ली गए ना, तो दिल्ली जाने के बाद उन्होंने वहां पे दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा सेटअप कर लिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने और कहीं पे भी मतलब अपना झगड़ा शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक ही लेटर था जहां हमें अपने हकर्स लोग भेजने पड़ते। और इन्होंने क्या किया कि अपनी इस लड़ाई के बारे में खबर जो थी सभी जगहों पे पहुंचाई। उसमें कुछ समय लग गया। उसके बाद क्या हो गया कि रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू जॉइन द ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स कौन सा था? मेन। वो कौन कौन से थे? 3 नोडल पॉइंट्स थे। अंडरलाइन करो, पेज नंबर 57 पे सेकंड पैरा। नोडल पॉइंट्स कौन कौन से थे? दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तुम्हारे एमसीक्यू भी बनेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। तो नोडल पॉइंट्स कौन से थे हमारे? दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। कहता आफ्टर दैट पीपल आफ्टर, कहता है कि इस जगह में नोडल का मीनिंग क्या होता है? मेन जो सेंटर थे, यहाँ से सारे इकट्ठे होके आगे फिर फर्दर स्प्रेड होते थे विद्रोह के लिए। ठीक है, चलो आगे। फिर उसके बाद क्या हो गया कि अब लोग जो थे इन्होंने सभी फील्ड के लिए पॉलिसीज बनाई थी। सिर्फ राजा या मेन रेजिमेंट या फौजें ही नहीं लड़ी, जो लोकल लोग थे ना, जैसे गांव के रहने वाले, सब अपने अपने इस विद्रोह में शामिल होना शुरू हो गए। ठीक है, और इसके चलते अंदर आ जाओ, नीचे आ जाओ। He declared that he was a governor and under Emperor Bahadur Shah Zafar, लखनऊ में ब्रिजेश कादर, son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed a new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebels boys. ठीक है, कहता है इसी तरह चलते हुए सभी ने जो था इस विद्रोह में पार्टिसिपेशन किया और इसमें इस विद्रोह को एक बड़ा रिवोल्ट बना दिया। और ये रिवोल्ट एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। कौन सा विद्रोह? रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा इसको रीड कर लेना। आगे देखो नीचे, द कंपनी फाइट्स बैक। अब क्या होता है, जैसे ही कंपनी ने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे विद्रोह, इतने बड़े स्केल पे विद्रोह हो रहा है, तो कंपनी जो थी ना एकदम से अननर्व हो गई, एकदम मतलब सख्ते पे आ गई कि इंडियंस जो थे जिसके ऊपर हम कई सालों से 100 सालों से भी ज्यादा रूल ओवर सेटअप कर रहे हैं, हम जो चाहते थे इनको पॉलिसीज बनाते थे, कभी भी हमारे ऊपर उठ नहीं पाए, और आज इन्होंने हमारे खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह कर दिया। और कहते हैं उस समय क्या हो गया कि अननर्व्ड the company fights back. Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to suppress the revolt with all its might. और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इस विद्रोह को पूरी ताकत के साथ क्रश कर देंगे। मेरी बात सुनो, ये टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं दोबारा से मीटिंग, अगर चैप्टर पूरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा से कनेक्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद देन इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। कहता उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में लेटर भेजी और इंग्लैंड से और ज्यादा फौजें बुलाई। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? फौजें बुलाई। passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into strong
सेंटर्स आफ्टर रिवोल्ट। कहता जब फौजें आ गई तो जैसे एक तूफान आता है ना, तूफान की तरह इन्होंने जो रिवोल्टिंग सेंटर्स पे वहां पे अटैक कर दिया, जिसके चलते अंडरलाइन करो पेज नंबर 59 फर्स्ट पैरा थर्ड लाइन, दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। जिसके चलते जो दिल्ली थी वो दोबारा से रिकैप्चर कर ली ब्रिटिशर्स ने। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो था उसको उन्होंने, ही वाज ट्राइड, ट्राइड क्या होता है कि उसके ऊपर केस चला और उसको लाइफ पूरा आजीवन कारावास जेल में डाल दिया गया। और उसके साथ उसकी वाइफ जो थी बेगम जिन्नत महल, अंडरलाइन करो इसको भी, उसको भी जेल में भेज दिया गया। रंगून, रंगून कहाँ था? बर्मा, आज इसका नाम म्यांमार है। 1858 में इसको जेल में भेजा गया और 1867 में बहादुर शाह जफर की जेल में ही डेथ हो गई। और इसके 2 बेटे भी थे बहादुर शाह जफर के, उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और बाद में यही सुनने में आता है कि उसको भी इन्होंने मार दिया था। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली however did not mean the rebellion died down after that। कहता है जब इन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे जो विद्रोही थे, जो लोग थे जो रिबेल कर रहे थे, वो चुपचाप बैठ गए जब वो डर गए, नहीं। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोगों ने अपनी लड़ाई इनके खिलाफ कंटिन्यू रखी। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years। और इस विद्रोह को पूरी तरह से क्रश करने के लिए, अंडरलाइन करो पेज नंबर 50 लाइन पे सेकंड पैरे की सेकंड लाइन, तो ब्रिटिशर्स को पूरे 2 साल लगे इस विद्रोह को दबाने के लिए। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai defeated and killed in June। इसको अंडरलाइन करो, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो जून 1858 में इसकी डेथ हो गई। मैं दोबारा से आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, रुको जरा एक बार, डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग। Okay. ओके मैम। Yes, students, don't go anywhere. After 10 minutes, we will again continue the class. ओके मैम। Okay. Okay, ma'am. No, let's continue. Ma'am, with the same ID. No, continue. Okay. वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। कहते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इस लाइन को अंडरलाइन करो, रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी हार गई थी इनके साथ और जून 1858 में उसकी डेथ हो गई। A similar fate awaited Rani Avantibai, who after initially victory in Kheri chose to embarrass death when surrounded by the British on all sides। कहते हैं इसी तरह एक और रानी थी जिसका नाम क्या था? अवंतीबाई। कहता उसको भी ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से घेर लिया और उसको भी उन्होंने मार डाला। तांत्या टोपे जो गवर्नर जनरल थे रानी लक्ष्मीबाई के, उन्होंने क्या किया कि वो जहां से भाग के जंगलों में चले गए और जंगल में जाके उन्होंने वहां पे फिर से अपनी एक फौज तैयार करी और उस फौज का नाम क्या था? गुरिल्ला वॉर। और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फिर से एक लड़ाई स्टार्ट करी और इसकी लड़ाई में बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे, किसान भी थे। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back। अब क्या हो गया कि ब्रिटिशर जो थे स्लोली उन्होंने हमारा जो रिवोल्ट था इसको पूरी तरह से क्रश कर दिया। अब इनको ये तो खतरा हो गया कि इंडियंस जो थे ये हमारे फेवर में नहीं है। अब इन्होंने इंडियंस की जो लॉयल्टी थी, वफादारी को दोबारा जीतने के लिए क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिसीज थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। सबसे पहले आगे आ जाओ आफ्टरमार्क। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो इनकी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया और अपनी पावर किसको शिफ्ट कर दी? इंग्लैंड की रानी। और इंग्लैंड की रानी कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। विक्टोरिया। हाँ यस, विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ। इन्होंने पावर जो थी उसके अगेंस्ट कर दी और इन्होंने जितनी भी पहले गलत पॉलिसीज बनाई थी वो सारी इन्होंने चेंज कर दी कि कोई हम आपके किसी भी रिचुअल सेरेमनीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जिसको सती करना है सती करो, जो करना हम किसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर कोई किसान अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाता तो उसकी जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी। क्लियर? किसी भी राजा नवाब के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। सब्सिडरी फोर्सेस जो अलायंस थी उसको भी इन्होंने हटा दिया। फिर इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो पॉलिसी थी कि अडॉप्टेड सन को हायर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो पॉलिसीज भी इन्होंने हटा दी। और इस तरह से करते इन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज को चेंज किया और दोबारा से इन्होंने जो इंडियंस थी इनकी लॉयल्टी को जीतने की कोशिश करी। लेकिन एक सेक्शन था हमारा मुस्लिम जिसको इन्होंने किसी भी तरह से स्पेयर नहीं किया, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे ना ये उनको एक फिशी कैरेक्टर मानते थे, हमेशा ये उनको शक की निगाह से देखते थे। तो मुस्लिम्स की जितने भी प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने कन्फिस्केट कर ली, अपने कब्जे में ले ली।
तो ये सारी पॉलिसीज के बाद जो था हमारी हिस्ट्री में आफ्टर 1857 एक नया फेज स्टार्ट होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। अब आप बैठ के 10 मिनट चैप्टर पूरा रीड करो, जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। और सुनो मेरी बात, आप सबने ओके मैम। ओके, आप सबने आईडी बना ली है अपनी?